Dear students, good morning. Today we will start the fifth part of chapter 10, Reflection and Refraction of Light. I think you are understanding the complete chapter in the very smooth way. There may be some difficulties, but you can ask with me. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट भी लिखे, कहीं कोई डाउट है तो डाउट उन्होंने मेरे से डिस्कस भी किया, मैंने उनको समझाया। तो कहीं भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, आप दोबारा वीडियो को देख के दोबारा उसको समझ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि चैप्टर में कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली उसको जो है समझ सकते हैं। तो अपन इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको अपन आज कंप्लीट करते हैं। फोर्थ पार्ट तक अपन ने मिरर कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया गया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्लेन मिरर एंड बाय ए कर्व्ड सरफेस, और उनके द्वारा इमेज फॉर्मेशन को मैंने समझाया है। आज जो है अपन लाइट की एक दूसरी फिनोमेना है रिफ्रैक्शन, उसको समझते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है, मीडियम से मतलब जैसे एयर एक मीडियम है, वाटर एक दूसरा मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? अलग अलग मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है, ये तो एक उसका फीचर हो गया। लेकिन इस तरीके से डेंसिटी अलग होने से क्या होता है, अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और उस वेलोसिटी चेंज होने की वजह से लाइट अपने प्रीवियस पाथ से डेविएट हो जाती है। इस डेविएशन को अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अपने प्रीवियस पाथ से दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, बेंड हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब यहाँ ये दो डायग्राम मैंने बनाए हैं। एक बार लाइट को रेयर से डेंस के अंदर एंटर कराया है। रेयर का मतलब जिसकी डेंसिटी कम है, डेंस मतलब इसकी डेंसिटी उसके कंपेयर में ज्यादा है, रेयर डेंसर, इस तरीके से बोल सकते हैं। और दूसरा जो डायग्राम है उसमें डेंस मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर लाइट एंटर करती है। अब देखिए, रेयर से जब डेंस में जाती है तो ऐसी कंडीशन में लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। यहां से लाइट आई और ये अपने प्रीवियस पाथ, ये इसका यदि ये मीडियम नहीं होता दूसरा तो ये लाइट इधर निकल जाती, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी। और दूसरा जो कंडीशन है उसमें डेंस से रेयर में जा रही है, डेंस मीडियम से लाइट आई और ऐसी कंडीशन में अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। तो इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, शिफ्टिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पाथ, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। कई तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो और क्या क्या बातें मैंने लिखी हुई हैं। ये नॉर्मल है, ये आप समझते ही हैं क्योंकि ये अपन ने रिफ्लेक्शन में भी ड्रॉ किया था। ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से प्रेजेंट किया है। रिफ्लेक्शन में रे उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, इसमें दूसरे मीडियम में चली गई। ये आर यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वहां पर आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये म्यू1 और म्यू2, ये क्या है? ये इसको म्यू बोलते हैं। इनका सिंबल इस तरीके से हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो। म्यू को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आप समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, यानी कि जिसकी डेंसिटी जिस मीडियम की जितनी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता है। सिंपल वर्ड्स में आप इसको इतना ही समझिए। तो यहाँ पर रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और डेंस मीडियम का म्यू2 है। हो सकता है आपकी बुक में ये सिंबल अलग ले रखे हो, n1 n2 ले रखे हो, लेकिन अपन क्या स्टैंडर्ड सिंबल यूज करते हैं म्यू1 एंड म्यू2, जिससे आपको आगे भी बड़ी क्लासेस में भी दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही यहाँ पर डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 लिया है और रेयर का अपन ने म्यू1 लिया है, और डेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब इसके टू लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा। वहां पर रिफ्लेक्टेड रे की बजाय अपन रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और आप देख रहे हैं
ये सभी एक ही प्लेन में, कोई भी यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन से बाहर नहीं आ रही। बोर्ड एक प्लेन है और इसी प्लेन के अंदर है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। सेकेंड लॉ जो है दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ आल्सो। स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया। और ये लॉ क्या है कि यदि रे रेयर टू डेंस मीडियम में जा रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 साइन आई। अब ये हो सकता है साइन आपके लिए एक नया वर्ड हो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाएंगे जो हो सकता है थोड़े बाद में आए। अभी अपन इनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप इसको याद रखिए दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हो सकता है कुछ बच्चे जानते हो कुछ नहीं जानते हो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिनको मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो ये साइन फंक्शन है म्यू1 साइन आई। आई यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू म्यू2 साइन आर। और यहाँ यदि अपन इस को नीचे लेके आए साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये हो गया म्यू2 बाई म्यू1। और म्यू2 बाई म्यू1 दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसमें डिवाइड हुआ है। और म्यू2 बाई म्यू1 को अपन म्यू21 लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है। और इसको फिर इन दोनों का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको म्यू से डिनोट कर दिया, ठीक है। और यहाँ ऐसे म्यू1 बाई म्यू2 है तो इसको म्यू12 लिख सकते हैं, ये लिखने का वे होता है। कई बार कुछ लोग उल्टा भी लिखते हैं, म्यू1 बाई म्यू2 को म्यू21 भी लिखते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत हुई। अपन जैसा लिखते हैं बिल्कुल ये स्टैंडर्ड वे है, इसको इसी में याद रखें। और इसको आपने लिख दिया म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। लेकिन आप याद रखिए म्यू जो है म्यू2 बाई म्यू1 है, डेंस मीडियम का रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यदि ये उल्टा होगा जैसे कि अगला डेंस से रेयर में, तो देखिए इसमें भी समझते हैं। यहाँ पर रे डेंस से रेयर में नहीं है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंस का म्यू2 है, और इधर एंगल इस बार आई है, डेंस की तरफ आई है। यहाँ पर डेंस की तरफ आर था लेकिन यहाँ पर डेंस की तरफ आई है, तो आप कहेंगे म्यू2 साइन आई और इक्वल टू म्यू1 साइन आर, क्योंकि रेयर की तरफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और एंगल आर है, तो ये साइन आर हो गया। और साइन आई है कोई साइन आर म्यू1 बाई म्यू2, और म्यू1 बाई म्यू2 हो गया 1 बाई म्यू, क्योंकि म्यू2 बाई म्यू1 जो था म्यू2 बाई म्यू1 ये म्यू था, तो 1 बाई म्यू हो गया। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। होता क्या है कि मोस्टली बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं, उसको उनको ये नहीं पता होता कि ये रेयर टू डेंस वाले केस में है। यदि डेंस से रेयर वाला केस होगा तो 1 बाई म्यू हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सभी बच्चों को ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसकी वजह है चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसकी वजह से ही लाइट बेंड होती है। और वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ, तो वहां पर वेलोसिटी कम होगी। पर यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि v1 बाई v2 यदि अपन लिखेंगे तो म्यू2 बाई म्यू1 हो जाएगा, इनवर्स का रिलेशन है। और इसकी वजह से म्यू21 जो कि म्यू2 बाई म्यू1 है, और इसके साथ क्योंकि ये यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो इसका मतलब ये v1 बाई v2 हो जाएगा। ये म्यू2 बाई म्यू1 है म्यू21, तो ये v1 बाई v2 हो जाएगा। और ऐसे यदि म्यू12 लिखेंगे तो ये म्यू1 बाई म्यू2 होगा और वेलोसिटी में v2 बाई v1 हो जाएगा। तो ये यहाँ स्नेल लॉ हो गया, तो ये दोनों लॉ हो गए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन यूनिट टाइम, 8th क्लास में भी ये बताया जाता है। तो जो ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम है वो कांस्टेंट रहेंगी, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। आपने सुना होगा कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सपोज दैट 400 हर्ट्ज है, 200 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज है, कुछ भी। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। अब स्टूडेंट सोचते हैं फ्रीक्वेंसी भी अनचेंज है तो वेवलेंथ भी अनचेंज है। नहीं, वेवलेंथ चेंज होगी, क्योंकि एक रिलेशन 8th क्लास में बता दिया जाता है। आपने जरूर पढ़ा होगा v इक्वल टू न्यू लैम्डा। v वेलोसिटी, लाइट का केस है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू ये भी हो सकता है नया सिंबल हो, न्यू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के लिए भी बुक में n को भी यूज करते हैं, लेकिन न्यू एक
स्टैंडर्ड सिंबल है और लैम्डा। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रही, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेवलेंथ को चेंज होना होगा। वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव या सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ ये आपने पढ़ा होगा। तो सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ यहाँ चेंज होगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और दूसरी बात, इंटेंसिटी और एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। यदि लाइट मीडियम चेंज करती है तो उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। इंटेंसिटी एक तरीके से आप एनर्जी से समझिए, और एनर्जी क्या है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एच या प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी आप बड़ी क्लासेस में डिटेल में पढ़ते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ फोटोन। एनर्जी छोटे छोटे पैकेट के रूप में जो है प्रोपेगेट होती है, तो एक पैकेट को फोटोन कहा जाता है। एन का मतलब नंबर ऑफ फोटोन है। ये एनर्जी के एक्चुअल में पैकेट्स हैं। फोटोन्स का मतलब पैकेट्स हैं। तो ये फॉर्मूले अभी अपने बहुत ज्यादा ऐसे यूज नहीं हुए, इनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल है। ये तो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर एनर्जी चेंज नहीं होगी तो इंटेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होती है, कई सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि यहाँ पर इंटेंसिटी एनर्जी चेंज नहीं होती और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ऑन चेंजिंग द मीडियम। अब देखिए, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ। छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल जो कि आपके सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप शायद जानते भी होंगे। देन व्हाट विल बी वेलोसिटी इन ग्लास एंड वाटर। अब देखिए, आपको यहां पर ये बताना है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि यहां पर एक रिलेशन आपने बताया है, ये वाला, शायद इससे हो सकता है, बिल्कुल इसी से होगा। यहां मैंने कहा है कि v1/v2 = μ2/μ1। अब देखिए, 1 यदि अपन कहते हैं एयर है और 2 अपन ने कहा वाटर है, तो आपने ऐसे लिख लिया, और =μ2, तो ये हो गया म्यू ऑफ वाटर। यदि अपन पहले पानी के लिए करते हैं, फिर ग्लास के लिए बाद में कर लेंगे, और ये अपन ने कहा कि ये। अब देखिए, यहाँ वेलोसिटी इन एयर आपको गिवन है, और ये आपको पता भी होनी चाहिए डायरेक्ट, हो सकता है एग्जाम में नहीं दे क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है। और यहाँ वेलोसिटी ऑफ वाटर आपको निकालनी है, ठीक है। अब ये दोनों तो पता ही नहीं है, आप समझिए म्यू जो वैक्यूम का होता है, वैक्यूम फ्री स्पेस, वो 1 होता है, और म्यू ऑफ एयर जो है वो अप्रोक्सीमेट, या अपन कहेंगे इसकी जो वैल्यू दी जाती है 1.003, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू 1 होती है। ये 1 के बहुत ज्यादा क्लोज है। और म्यू ऑफ वाटर, वैसे तो एग्जाम में इसकी वैल्यू दे देते हैं, लेकिन हो सकता है नहीं दे, तो आपको पता होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 4/3। म्यू ऑफ ग्लास, ये भी मैं बता देता हूँ, ये वैल्यू 3/2 होती है। अब आप समझ गए होंगे कि यदि अपन यहाँ पर म्यू ऑफ एयर, म्यू ऑफ वाटर पुट कर दें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आ जाएगी। तो देखिए, ये यहाँ मैं पुट करता हूँ, आप देखिए इसको, यहाँ v इन एयर, ये वैल्यू 3 × 10⁸ है। हालांकि ये वैल्यू भी वैक्यूम में होती है, लेकिन मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का अप्रोक्सीमेट वैक्यूम में होता है, तो एयर के अंदर वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट यही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन वाटर ये आपको निकालनी है। म्यू ऑफ वाटर ये है 4/3 और म्यू ऑफ एयर 1, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं v इन वाटर। तो ये आप देखिए, ये 9/4 × 10⁸, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अपन वेलोसिटी इन ग्लास भी निकाल सकते हैं। आपको क्या चेंज करना होगा, यहां पर वाटर की बजाय ग्लास लिखना होगा। वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास इक्वल टू म्यू ऑफ
ग्लास, वाटर के बजाय ग्लास लिख दिया, और म्यू ऑफ एयर, सेम वही प्रोसीजर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, वेलोसिटी इन ग्लास v g से अपन ने डिनोट कर दिया, म्यू ऑफ ग्लास 3/2, म्यू ऑफ एयर 1। और इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। I hope you have understood this topic and the numericals also. बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का लेक्चर जो है अपन यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद यहाँ रिफ्रैक्शन बाय ए लेंस, आपने सुना होगा कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, तो ये सारा डिटेल में अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।